मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे प्री 2026 के लिए जो कुछ खास खबरें करंट अफेयर्स के अंतर्गत उन पर कुछ बातें करने जा रहा हूँ। इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ दाऊ ब्लेड से। दाऊ ब्लेड, आपने क्या यह नाम सुना है? मुझे माफ़ कीजिएगा यदि मैं बीच में आप लोगों से इस तरह के प्रश्न कर लेता हूँ। उसका कारण केवल ये रहता है कि आप जान सकें कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में हो रही है या नहीं हो रही है। बस मेरा सिंपल सा यही उद्देश्य होता है, आपको नीचा दिखाना नहीं, आपको परेशान करना नहीं, आपको डीमोरलाइज करना बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, मेरा प्रश्न था कि क्या आपने दाऊ ब्लेड का नाम सुना है? इससे जुड़ी हुई कोई खबर सुनी है? चलिए मैं बताता हूँ। यह अरुणाचल प्रदेश की एक खास प्रकार की ब्लेड है जिसे अभी अभी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग मिलने का मतलब आप समझते हैं कि उसे एक विशेष रूप से पहचान मिल गई है और पूरे देश में यह ब्लेड अब जानी जाएगी। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका नाम हो जाता है। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि ये दाव ब्लेड है क्या। ये बेसिकली पारंपरिक हाथ से गढ़ी जाने वाली धारदार ब्लेड है। पारंपरिक हाथ से बनाई जाती है और इस ब्लेड को अरुणाचल प्रदेश की कई जनजातियां पीढ़ियों से खास तरीके से बनाती आ रही हैं। लोहे की ये ब्लेड बनाई जाती है और जब आप लोहे की ब्लेड बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम होगा। यदि आपने किसी लोहार को काम करते हुए देखा हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले तो आप लोहे को कूटेंगे, गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद जब लोहा पिघलने की स्थिति में आ जाएगा या कह दिए एकदम लाल हो जाएगा, नरम पड़ जाएगा, तो फिर उसे आकार दे देंगे। और आकार दे देने का काम करने के लिए आपको इससे जुड़ी हुई कला चाहिए। यह कला सदियों से परिवारों में विरासत के रूप में चली आ रही है। दोस्तों, ये इसका एक पक्ष है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि ये जो दाव है वो केवल एक औजार नहीं है, बल्कि अब आप देखिए कि यह धारदार ब्लेड है तो ये केवल औजार नहीं है, बल्कि साहस, पहचान और संस्कृति का प्रतीक भी मानी जाती है। और चूंकि अब इस प्लेट को जीआई टैग मिल गया है तो स्वाभाविक तौर पर उम्मीद की जा रही है कि इसे बेहतर बाजार मिल सकेगा और उन्हें अपनी जो कला है उसकी सही कीमत भी मिल सकेगी और जो इससे जुड़े हुए जो नकली मॉडल आते हैं उनसे कहीं न कहीं सुरक्षा भी मिल सकेगी। और साथ ही साथ जब किसी को जीआई टैग दिया जाता है तो सरकार भी कारीगरों को प्रशिक्षित करने की कोशिश करती है, उसकी ब्रांडिंग करती है और बाजार से जोड़ने की भी कोशिश की जाती है ताकि इस परंपरा से कमाई भी की जा सके। फ्रेंड्स, एक सूचना है, एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वो इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है, नाम आपने सुना होगा, अक्सर ज्योग्राफी की किताब में इस ज्वालामुखी का नाम पढ़ने को मिलता है, माउंट सेमेरू ज्वालामुखी। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया के ईस्ट जावा में स्थित है। यहाँ पिछले दिनों एक जबरदस्त किस्म का ज्वालामुखी आया और इसके बाद लगातार तेज तेज विस्फोट होते रहे और इसकी जो राख है वो भयानक रूप से लगभग 54,000 फीट ऊंचाई तक फैल गई। 54,000 फीट की ऊंचाई तक, यह ऊंचाई बहुत अधिक होती है। और दोस्तों, जब ये ज्वालामुखी निकला तो इससे आपको मालूम है कि तापमान वाली गैस, चट्टान और राख का जो मिश्रण निकलता है जिसे हम लावा कहते हैं, पहाड़ी ढलानों से बहुत ही भयावह रूप से बहता हुआ देखा गया और इसका जो तापमान था वो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये थोड़ी सी डिटेल मैंने बता दी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है माउंट सेमेरू ज्वालामुखी अभी क्यों चर्चा में आया, ये कहाँ स्थित है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है।
दोस्तों, अब जो तीसरी खबर है वह है बुकर पुरस्कार को लेकर। हालांकि परीक्षा में अब इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि 2-3 साल पहले एक छोटे से पुरस्कार के बारे में पूछ लिया गया था। और चूंकि बुकर पुरस्कार का संबंध कहीं न कहीं भारत से रहा है, क्योंकि भारतीय लेखकों को भी ये पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए मैंने इसे इस बार शामिल करना उपयुक्त समझा। इस बार का ये जो पुरस्कार है वो हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को मिला है। आधा सजेले सजेले को मिला है। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक, पुरस्कार है बुकर पुरस्कार, और इनकी जिस रचना को ये पुरस्कार दिया गया है, उपन्यास है वो, उसका नाम है फ्लैश। उसे ये पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, जेएनजी आंदोलन के बारे में आप अक्सर सुन रहे होंगे, और अब तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत से देशों में जेएनजी आंदोलन उठ खड़ा हो रहा है, या फिर अंदर ही अंदर उसकी बुदबुदाहट हो रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैक्सिको सिटी के 38 शहरों में 20,000 से ज़्यादा युवक सड़कों पर थे। उन्होंने आंदोलन किया, और जेएनजी के नेतृत्व में लोग सरकार की नाकामी, बढ़ते भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जेएनजी का जो आंदोलन है, मुझे लगता है कि इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक हो गया है, और इसको लेकर के प्री में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, और मेंस में कुछ इस तरह का प्रश्न बन सकता है कि दुनिया के बहुत से देशों में जेएनजी आंदोलन रत दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो अलग अलग देशों में आंदोलन हो रहे हैं, इनमें कौन सी समानता है, या उन आंदोलनों के आधार पर इनकी क्या विशेषताएं पहचानी जा सकती हैं। दोस्तों, अभी ये फिर से आंदोलन हुआ है मैक्सिको में। दोस्तों, एक शब्द है जीन स्विच। जीन स्विच, शायद आपने इसका नाम सुना होगा। मैं इसके बारे में अब आपको बताता हूँ। ये साइंस का पोर्शन है, इसीलिए मैंने इसे शामिल किया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने यह काम किया है, और भारतीय वैज्ञानिकों को गर्भधारण के पहले का जो महत्वपूर्ण कदम होता है, भ्रूण प्रत्यारोपण, उसे समझने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने पाया कि 2 महत्वपूर्ण जीन गर्भाशय में एक ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करते हैं। जैसे आप बल्ब जलाते हैं तो ऑन कर देते हैं, फिर ऑफ कर देते हैं, बल्ब जल जाता है और फिर बल्ब बुझ जाता है। तो जब गर्भाशय में 2 जीन्स पहुंचते हैं तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ की तरह काम करते हैं, और जो फिर यह तय करते हैं कि भ्रूण कब स्वीकार किया जाएगा और कब नहीं। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि होक्स A10, याद रखिएगा इसे, होक्स-A10 जीन गर्भाशय की अंदरूनी परत को सामान्यतया बंद और संरक्षित बनाए रखता है। वो बंद रख रहा है गर्भाशय के अंदरूनी सतह को। भ्रूण जब गर्भाशय दीवार से जुड़ने आता है, तब यही जीन उस स्थान पर अस्थायी रूप से स्विच ऑफ होता है। जो पहले से मौजूद था वो स्विच ऑफ हो गया, जैसे दूसरा जीन वहां पहुंचता है। और इसके बाद ट्विस्ट टू जिन, ट्विस्ट टू जिन, यानी कि ये जो दूसरा जिन है जो आया है, उसे नाम उन्होंने दिया ट्विस्ट टू जिन, ये स्विच ऑन हो जाता है। और जैसे ये स्विच ऑन हो जाता है तो इससे कोशिकाओं में लचीलापन आता है, और भ्रूण को इम्प्लांट होने का रास्ता मिल जाता है, और फिर वह इम्प्लांट हो जाता है। तो आप देखिए कि पहले एक जिन वहाँ मौजूद है गर्भाशय में, और इसके बाद जब दूसरा जिन आता है तो वह अपने आप को ऑफ कर लेता है और दूसरा जिन ऑन हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अब गर्भाशय में भ्रूण प्रत्यारोपण की स्थिति बन गई है। दोस्तों, साइंस की दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट खबर मुझे मालूम पड़ रही है। इसके बारे में मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी ही चाहिए, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में अब इस तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। दोस्तों, अंत में जेएनजी के ही विद्रोह की एक और छोटी सी स्टोरी। मोरक्को में भी जेएनजी के गुस्से की आग भड़क उठी है, और जो गुस्से की आग जो भड़की है दोस्तों, उसका रीज़न यही है कि मोरक्को की सरकार 2030 के फीफा वर्ल्ड कप और अफ्रीका कप ऑफ नेशन के लिए $10 अरब खर्च कर रही है, जबकि देश में सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की भारी कमी है, डॉक्टर्स हैं नहीं, अस्पतालों में महिलाओं की मौत हो रही है,
और शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बुरी है। बेरोजगारी की भी हालत खराब है, 35% से ऊपर है। और भ्रष्टाचार तो ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ का शिष्टाचार ही बन गया है। सरकारी ठेकों और प्रोजेक्ट में भाई भतीजावाद और कमीशन खोरी के आरोप बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। इसके विरोध में मोरक्को में भी जेएनजी का विद्रोह उठ खड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको मालूम है कि इससे पहले भी कुछ देशों में इस तरह के आंदोलन हुए हैं, जैसे नेपाल है, फिलीपींस है, पेरू है, मेडागास्कर है, इंडोनेशिया है, केन्या है, नाइजीरिया है, म्यांमार है। ये मैंने कुछ देशों के नाम बताए, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे देश हैं। ऐसा लगता है जैसे कि जेएनजी का जो विद्रोह है धीरे धीरे खासकर उन देशों में होने लगा है जहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है जेएनजी का विद्रोह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।